राम राम भाइयों और बहनों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इचिगो और वो होलो एक साथ बोलते हैं बंकाई, और इचिगो और वो होलो अपने बंकाई फॉर्म में आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। तभी इचिगो पूछता है कि अबे तूने कैसे बंकाई सीख ली। तो वो होलो कहता है कि जब तुमने बंकाई सीखी थी तभी मैंने भी सीख ली थी। और अचानक से इचिगो अपने आप को सोल सोसाइटी में पाता है। वो देखता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, और पीछे से आवाज आती है स्कैटर सैनबोन साकुरा, और पीछे से पिंक फ्लावर्स की पत्तियां इचिगो की तरफ आती है। इचिगो वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि ब्याकुया वहां आया था। वो इचिगो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास अब इतनी ही शक्ति बची है। इचिगो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ चल क्या रहा है। ब्याकुया उसे कहता है कि तुम एक निराशा हो मेरे लिए, और वो अपनी बंका यूज करता है और वापस इचिगो पर हमला कर देता है। इचिगो उस हमले से बच निकलता है। वो ब्याकुया को कहता है कि अभी हमें नहीं लड़ना चाहिए, भी मुझे और भी कुछ काम है। ब्याकुया उस पर हमला करते ही जाता है। इचिगो जैसे तैसे उसके हमलों से बच रहा था। ब्याकुया कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, और इचिगो पर एक जोरदार हमला करता है। इचिगो एक खाई में जाकर गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने हाथ से एक चोटी की किनारी को पकड़ लेता है और वहीं लटक जाता है। ब्याकुया वहां आता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में कभी बंकाई सीख भी पाओगे। इचिगो कहता है कि तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं अभी बंकाई तो यूज कर ही रहा हूँ। ब्याकुया वापस उस पर हमला करता है तो इचिगो वो खाई में गिर जाता है। इचिगो गिरता हुआ उस तलवार के अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी ब्याकुया नीचे आ जाता है और उसे कहता है कि जो इंसान में लड़ने की क्षमता नहीं होती वो मेरी तलवार का सामना नहीं कर सकता, और एक जोरदार पावर के साथ इचिगो पर जंप करता है। लेकिन तभी इचिगो वापस सेंस में आता है। वो देखता है कि वो अभी भी होलो से फाइट कर रहा है। वो होलो कहता है कि इतना डर क्यों रहे हो, चलो थोड़ा मजा करते हैं। इचिगो सोचता है कि वो क्या था, मुझे ब्याकुया क्यों दिखाई दिया था, यहाँ पर चल क्या रहा है। होलो उससे कहता है कॉन्सेंट्रेट करो इचिगो, अपना फोकस मत घुमाओ, और उस पर हमला करता है। इचिगो गुस्सा होकर उस पर कैत्सुगा तेंशो का हमला करता है। ये होलो आराम से उस हमले के 2 टुकड़े कर देता है। इचिगो सोचता है अरे इसने मेरे हमले को तो एक हाथ से ही रोक लिया। वापस वो होलो इचिगो के पास आकर उस पर हमला करता है और एकदम पास से कहता है कैत्सुगा तेंशो, और भाई साहब एक बड़ा सा रेड गोला उसकी तलवार से निकलता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि लीसा उस होलो से लड़ रही है। तभी केंसे नोटिस करता है कि लीसा की 10 मिनट अब होने ही वाली है। तो वो हाची से कहता है कि चलो हाची, बैरियर थोड़ा खोल दो, अब मेरी बारी है अंदर जाने की। हाची हाँ में जवाब देता है और अंदर जाकर वो होलो इचिगो पे अटैक करता है जो लीसा पे हमला करने वाला था। वो होलो काफी दूर जाकर गिरता है। केंसे लीसा से कहता है कि तुम्हारा समय अब हो गया है, अब मेरी बारी है। वो होलो उसके तरफ दौड़ के आता है। केंसे उसे बताता है कि मेरा नाम केंसे मुगुरुमा है और मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। बाहर शिंजी सोचता है कि थोड़ा जल्दी करो इचिगो, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो हमें शायद तुम्हें मारना होगा। इचिगो के माइंड में हम देखते हैं कि इचिगो काफी बुरी हालत में था। वो होलो उसे चिढ़ा कर कहता है कि तुम इसमें काफी बुरे हो इचिगो, क्या तुम भूल गए पहले मैंने ही गेत्सुगा तेंशो का उपयोग किया था, तुमने तो बस मेरी कॉपी ही की है। और उसके पास आकर उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब गिव अप कर लेना चाहिए, और उसकी जांगेत्सु को वाइट कलर में कन्वर्ट करने लगता है। वो इचिगो की जांगेत्सु को पूरा क्रम्बल कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी इचिगो शॉक हो जाता है जब वो जीन कारिया को उसके सामने देखता है। ये वही बंदा है जो बाउंड आर्क में आया था। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि लीसा काफी हाँफ रही है। वो शिंजी से पूछती है कि मुझे कितनी मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो शिंजी उसे बताता है कि हम 8 लोग हैं और सभी 10-10 मिनट करके अंदर जाएंगे, तो तुम्हारे पास 80 मिनट का समय है। तो हियोरी कहती है अरे बेवकूफ, 8 नहीं बस 7 लोग ही बचे हैं, लीसा तो अपना काम करके आई है, तो अभी सिर्फ 70 मिनट ही बचे हैं। हाची बेचारा डर जाता है और सोचता है कि क्या मैं भी अंदर जाने वाला हूँ। तभी हम बैरियर के अंदर देखते हैं कि केंसे और होलो इचिगो की फाइट चल रही है। लीसा अंदर अंदर मानती है कि इचिगो काफी स्ट्रांग है, और वो केंसे को वार्न करती है कि प्लीज अपना ध्यान रखे। केंसे इचिगो पर हमला करता है, लेकिन इचिगो तुरंत रीजनरेट कर लेता है
कैन अब अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। अचानक एक बड़े मुंह वाला कीड़ा कैन पर हमला करता है। कैन अपनी बाकुदान सुकी की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिगो का एक हाथ जो था वो पूरा वाइट हो जाता है। कैन उसे कहता है कि तुम तो काफी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बाहर लीसा सोचती है कि हाची तो अंदर जाने नहीं वाला, तो बस मेरे पास अभी 1 घंटा ही बचा है। और दूसरी तरफ हम इचिगो के माइंड में देखते हैं कि इचिगो अपने सामने कारिया को पाता है और इचिगो सोचता है कि नहीं, ये बस एक भ्रम है। कारिया उसे बताता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी काफी सारे डाउट भरे हैं। जब भी तुम किसी बैटल को फिनिश करते हो तो तुम हमेशा सोचते हो कि मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। क्या तुम सच में बैटल करने से इतना डरते हो इचिगो? इचिगो, क्या तुम मेरे जैसा बनना नहीं चाहते? तो इचिगो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तभी अचानक कारिया उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी जांगेत्सु का क्या हो? तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम सिर्फ हाथों से मुझे हरा दोगे? और वो इचिगो को दूर पटक कर फेंक देता है। तभी इचिगो पाता है कि वो अभी एक स्टडी चैम्बर में है। ये वही जगह थी जहां पर उसने बंकाई की ट्रेनिंग की थी। कारिया उससे कहता है कि यहां पर से कोई भी तलवार उठा लो और मुझसे लड़ो। इचिगो सोचता है कि मेरी जांगेत्सु तो मेरे अंदर ही होनी चाहिए। कारिया उससे कहता है कि क्या सोच रहे हो, और उस पर अटैक कर देता है। इचिगो अपने अंदर से जांगेत्सु को निकालता है और उसके हमले को रोक देता है। कारिया अचानक से उसके पास आता है और उसे पटक देता है और उसे समझाता है कि तुम शायद मुझे हराने के बाद अभी भी रिग्रेट फील कर रहे हो। तो एक बात याद रखो इचिगो, लड़ाई अब कभी भी खत्म नहीं होती। अगर तुम किसी एक इंसान को हराते हो तो उसके बाद उससे भी कोई ज्यादा ताकतवर इंसान तुम्हारे पास आएगा, और फिर तुम अगर उसको भी हरा दोगे तो उससे भी और ज्यादा ताकतवर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारे पास हर बार लड़ने की ताकत नहीं होगी तो तुम किसी ना किसी दिन तो हार ही जाओगे। पर अगर तुम हार भी गए या मर भी गए तो लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो लड़ाई चलती ही रहेगी। वो इचिगो का गला पकड़ता है और कहता है कि जिसके पास भी ताकत है उसको किसी ना किसी दिन लड़ाई तो करनी ही होगी। हम बाउंड्स का भी यही हाल हुआ था। इचिगो उस पर हमला करता है, लेकिन कारिया एक ही हाथ से उसकी जांपाक्तों को रोक देता है और कहता है कि क्या अभी भी तुम इस कमजोर ब्लेड से लड़ने वाले हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी प्राइड नहीं है? मैं काफी निराश हुआ इचिगो। और कारिया वहां से चला जाता है। इचिगो वापस अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहां पर उसकी तलवार वाइट में बदल गई थी। धीरे धीरे उसकी वाइट ब्लेड पूरी गायब हो जाती है। इचिगो कहता है कि जांगेत्सु, लेकिन होलो उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो जांगेत्सु नहीं है, मैं हूं जांगेत्सु। और उसका सिर पकड़ता है और दूर दे मारता है। वो होलो उससे कहता है कि हर बार की तरह तुम बुद्धू के बुद्धू ही हो। तुमने तुम्हारा हथियार खो दिया है तो तुम वहां पर खड़े क्यों हो? इचिगो, मुझे बताओ कि एक राजा और एक घोड़े में क्या डिफरेंस होता है? मैं 2 पैर और 4 पैरों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज का डिफरेंस पूछ रहा हूं। एक राजा और एक घोड़े के बीच में फॉर्म, एबिलिटी और पावर का डिफरेंस होता है। अगर उनके फॉर्म, एबिलिटी और पावर एग्जैक्टली सेम है तो राजा और घोड़े में डिफरेंस ही क्या रह गया? इचिगो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो होलो उसे समझाता है कि एक राजा को उसकी इंस्टिंक्ट ही राजा बनाती है। उसे लड़ाई की कितनी भूख है, वो अपने ओपोनेंट को कितनी बुरी तरह से मार सकता है, उसके अंदर कितनी ब्लड लस्ट है, यही सब डिसाइड करता है कि एक राजा कौन है और एक घोड़ा कौन है। लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे ऐसी एक भी बात नहीं दिख रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। तुम हर लड़ाई में एक लॉजिक ढूंढते हो, एक रीजन ढूंढते हो। ऐसे वाहियात माइंडसेट से तुम क्या किसी को हरा पाओगे? इसीलिए तुम मुझसे काफी कमजोर हो इचिगो। और भाई साहब, वो अपनी जांगेत्सु को इचिगो के पेट में घुसा देता है। होलो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा नहीं बनूंगा अगर राजा ही इतना कमजोर है। अगर मैं तुम्हें अपने पर सवारी करने दूंगा तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अगर तुम कमजोर हो तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा ताकि अगली बार मैं राजा बन सकूं। इचिगो सोचता है कि इंस्टिंक्ट, दूसरों को मारने की शक्ति, क्या ये सब मुझ में है? तभी वो होलो उसके अंदर घुसाई हुई जांगेत्सु को धीरे धीरे बाहर निकालता है। उस खून से लथपथ जांगेत्सु को इचिगो अपने हाथों से पकड़ता है और जो व्हाइट जांगेत्सु थी उसको पूरा ब्लैक कर देता है। होलो ये देखकर थोड़ा पीछे हो जाता है। इचिगो उसकी तरफ देखता है और कहता है इंस्टिंक्ट। और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। तो भाई और बहनों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।
और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई और बहनों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंजी ने इचिगो को अपने इनर वर्ल्ड में भेज दिया है, जहां पर उसने ब्याकुया और कारिया को इल्यूजन के रूप में देखा था। वो दोनों ने ही इचिगो को बताया था कि तुम काफी कंफ्यूजन में हो, और फिर उस होलो ने भी इचिगो से कहा था कि मैं अब राजा बनना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारा घोड़ा ही बन के रह गया तो किसी ना किसी दिन हम दोनों ही मर जाएंगे। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इचिगो अचानक उठता है। वो अपने आसपास बिल्डिंग्स को उड़ते हुए देखता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, और वहां पर आते हैं 11th डिवीजन के कैप्टन जारा की कैम्पाची। इचिगो कहता है कि एक और इल्यूजन, हाँ, और जारा की उस पर हमला कर देता है। बाहर असली दुनिया में हम देखते हैं कि लव भाई अपने होलो इचिगो से लड़ रहे हैं, और भाई साहब इचिगो पूरा वाइट हो चुका है और उसकी एक पूंछ भी आ गई है। हम देखते हैं कि इचिगो की राइट आंख को छोड़कर बाकी सब होलो में बदल गया है। उसका कंप्लीट होलोफिकेशन होने ही वाला है। बाहर लीसा सोचती है कि अब अगली बारी मेरी है। तभी लीसा कैंसे से पूछती है कि हमारी होलोफिकेशन प्रोग्रेस में किसको सबसे ज्यादा टाइम लगा था। तो कैंसे उसे बताता है कि हियोरी को 69 मिनट और 2 सेकंड लगे थे। तो लीसा पूछती है कि अभी इचिगो का कितना टाइम हुआ है। कैंसे बताता है कि 68 मिनट और 44 सेकंड। दूसरी तरफ अपने इनर वर्ल्ड में इचिगो केनपाची के साथ फाइट कर रहा है। वो उसे बताता है कि हमारी फाइट तो कब की खत्म हो चुकी है, तुम अब लड़के क्या करोगे। जारा की कहता है कि जब तक हम में से कोई एक नहीं मरेगा हम लड़ते ही जाएंगे। इचिगो अब तो एडमिट कर लो कि हम दोनों को ही लड़ने में मजा आता है। तुम भी पावर की तलाश करते हो, है ना इचिगो। जिस किसी के पास भी ज्यादा पावर होगा वो हर बार लड़ाई में जाना चाहेगा। क्या हम ज्यादा पावर पाने के लिए लड़ाई करते हैं, या हम लड़ाई करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर है? क्या फर्क पड़ता है, हम पैदा ही इसी वजह से हुए हैं ताकि हम फाइट कर सके। तुम्हें भी लड़ाई करनी होगी इचिगो। अपनी तलवार उठाओ और लड़ाई करो ताकि तुम और ताकतवर बन सको और उस होलो को काबू कर सको। अपनी तलवार उठाओ और सारे दुश्मनों को काट डालो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना तो तुम्हारे आगे ना तो तुम्हारे पीछे। लड़ो इचिगो लड़ो। तभी भाई साहब हम प्रेजेंट में देखते हैं इचिगो अपने पेट में रखी हुई तलवार निकालता है और उसे घुमाता है। वो होलो उसे देखता ही रह जाता है। इचिगो अपनी जांगेसु को लेकर उस होलो के सामने आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि होलो इचिगो लव पर अपने शहरों से हमला करने वाला होता है। तभी उसके राइट और लेफ्ट हाथ में एक कट लगता है। लिसा सोचती है कि यह चल क्या रहा है, और हियोरी हाची से कहती है कि जल्दी लव को बैरियर से बाहर निकालो। लव तुरंत बैरियर से बाहर आ जाता है, और हम इनर वर्ल्ड में देखते हैं कि इचिगो ने अपनी तलवार उस होलो के पेट में घुसा दी है, और धीरे धीरे वो व्हाइट होलो ब्लैक में ट्रांसफर होने लगता है। वो होलो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था इचिगो, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत बची है। चलो अभी के लिए तुम जीत गए, अभी के लिए मैं तुम्हें राजा स्वीकार करता हूं। पर एक बात याद रखना राजा जी, अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो मैं वापिस अपने राजा की पोजीशन लेने आऊंगा। वो व्हाइट होलो धीरे धीरे क्रम्बल होने लगता है। वो इचिगो को लास्ट वार्निंग देकर जाता है कि जब तक हम दूसरी बार नहीं मिलते तुम मरना मत। और हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि हाची के बैरियर के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है। वाइजर्स शौक से उस धमाके को देखते हैं। बैरियर के अंदर हम देखते हैं कि जो धूल थी वो धीरे धीरे हटने लगती है, और हम देखते हैं कि वहां पर इचिगो अपना मास्क पहन के खड़ा हुआ है। इचिगो का जो व्हाइट कलर का पूरा बॉडी पे कवर था वो धीरे धीरे टूटने लगता है। हाची अपना बैरियर हटा देता है, और हम देखते हैं कि इचिगो बेहोश होने लगता है, और उसका जो मास्क था वो भी उसके चेहरे से अलग हो जाता है। सिंजी उसके पास जाता है और पूछता है, तो तुम अब कैसा फील कर रहे हो इचिगो? इचिगो हंसकर कहता है कि काफी अच्छा। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है। हम ओरिहिमे को देखते हैं। वो सोचती है कि इचिगो आज भी स्कूल नहीं आया था, पर मैं उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक ही है। मुझे पता है कि इचिगो कहीं पे जाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे उसे ढूंढना नहीं चाहिए। पर तभी सोचती है कि मैं इतनी उदास क्यों लग रही हूँ, और चीयर अप होने की कोशिश करती है। तभी ओरिहिमे की नेबर उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ जो बंदे रहने आए हैं वो ठीक तो है ना? तो ओरिहिमे पूछती है कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो?
तो वो नेबर कहती है कि वो दोनों कोई अजीब सी ही चीज लेकर आए हैं तुम्हारे घर। ओरी में घर पे भाग के जाती है और देखती है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला टीवी था वहां। यहाँ पर वो टीवी ऑन होता है और उसकी मदद से तोशिरो हेड कैप्टन यामामोतो से बात करता है। यामामोतो तोशिरो से कहता है कि तुम वहां काफी अच्छा हैंडल कर रहे हो। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कांटेक्ट किया है कि हमें पता चल गया है कि सोस के आइजन का असली मकसद क्या है। तोशिरो और रांगिकू काफी हैरान हो जाते हैं। ओरिहिमे कहती है कि ये एक अर्जेंट मामला है तो मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। लेकिन यामामोतो कहता है कि नहीं, तुम वहीं रुको, तुम्हें भी सुनना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यामामोतो आगे बताता है कि आइजन को गए हुए काफी महीने हो चुके हैं और हम तब से ही उसके असली मकसद की जांच कर रहे हैं। काफी सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद कैप्टन उकिताके को कुछ जानकारी मिली है। यामामोतो कहते हैं कि आइजन ओकेन के पीछे है। तो ओरिहिमे पूछती है कि ये ओकेन क्या होता है। रांगिकू बताती है कि ये एक चाबी है जो रॉयल फैमिली के पास होती है। हमारी सोल सोसाइटी में एक रॉयल फैमिली भी है। हालांकि हम में से किसी ने भी उस रॉयल फैमिली को देखा तो नहीं है, लेकिन हमारी सोल सोसाइटी में जो रॉयल फैमिली है उसका एक किंग भी है जिसे हम सोल किंग कहते हैं। यामामोतो आगे बताता है कि जो हमारा सोल किंग है वो किसी अलग जगह पर रहता है। वो हमारे डायमेंशन से काफी अलग जगह है। वहां पर काफी सारे रॉयल गार्ड भी है। अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम्हें ओकेन की मदद चाहिए। ओकेन ही वो चाबी है जिसकी मदद से तुम वहां पर जा सकते हो। मुझे लगता है कि सोस के आइजन हमारे सोल किंग को मारना चाहता है, पर अभी हमारे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो ओकेन की लोकेशन होती है वो किसी भी बुक में मेंशन नहीं है और सिर्फ गेटो 13 के जो हेड कैप्टन होते हैं उसी को उसकी लोकेशन पता होती है। तो आइजन अभी कोई ओकेन की खोज नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आइजन खुद ही अपनी एक ओकेन बनाना चाहता है। सोस के आइजन के पास अभी इतना नॉलेज है कि वो खुद ही ओकेन के कोड जानता है और वो खुद ही ओकेन बना सकता है। उकिताके हमें बताता है कि ओकेन बनाने के लिए हमें 1 लाख जितनी आत्माएं चाहिए और ये जो 1 लाख आत्माएं हैं वो एक स्पिरिट माइल के अंदर होनी चाहिए जो हमें वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में देखने को मिलेगी। इसकी जगह हमेशा बदलाती रहती है। सुनसुई नानाओ से पूछता है कि चेक करो अभी स्पिरिट जोन कहाँ पर है। नानाओ स्पिरिट जोन को चेक करती है और उसके रिजल्ट देखकर काफी शॉक हो जाती है। यामामोतो हमें बताता है कि वो स्पिरिट जोन और कोई नहीं पर ये काराकुरा टाउन ही है। ये सुनकर ओरिहिमे, तोशिरो और रांगिकू काफी शॉक हो जाते हैं। यामामोतो आगे बताते हैं कि 1 लाख सोल्स और ये स्पिरिट जोन समझना आपके लिए शायद मुश्किल होगा, तो आप बस इतना जान लो कि अगर आइजन अपने प्लान में कामयाब होता है तो काराकुरा टाउन जहां पर इतने सारे लोग रह रहे हैं वो पूरा का पूरा इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। ओरिहिमे काफी डर जाती है और पूछती है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो यामामोतो कहता है कि रास्ता तो है, हम गोटे 13 इसीलिए तो यहाँ पर है, पर थैंकफुली हमारे पास अभी भी टाइम है क्योंकि जो होग्योकू आइजन के पास है वो अभी भी डीप स्लीप में है, तो उसे शायद 4 महीने लगेंगे पूरा जागने के लिए। और जब तक होग्योकू अवेकन नहीं हो जाता आइजन और उसके प्यादे नहीं इकट्ठे कर सकता। तो आइजन 4 महीनों बाद ही हमला करेगा। तो तब तक हमें अपनी शक्तियां बढ़ानी चाहिए और अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। और तुम ओरिहिमे, अगर आइजन पूरे वर्ल्ड ऑफ लिविंग के पीछे पड़ेगा तो हम अकेले ही उसे नहीं संभाल पाएंगे, तो हमें आप लोगों की भी जरूरत है। क्या तुम मेरी ये बात इचिगो कुरोसाकी को कह सकती हो। ओरिहिमे कहती है यस सर, और वहां से चली जाती है। रांगिकू कहती है कि मैं इक्काकू और बाकी लोग को बताती हूँ। तोशिरो कहता है कि मैं भी आता हूँ, लेकिन यामामोतो उसे रोककर कहता है कि रुको तोशिरो, यहाँ पर कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। तभी हम वहां पर 5th डिवीजन की लेफ्टिनेंट मोमो हिनामोरी को देखते हैं। मीनवाइल दूसरी तरफ रेंजी सादो को ट्रेनिंग दे रहा है। रेंजी उसे कहता है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, चलो उठ जाओ। तो सादो कहता है कि मैं अभी सोया नहीं हूं, और वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशिदा के पापा भी इशिदा को ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक तरफ ओरिहिमे सबको ढूंढ रही है। वो स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से इचिगो के पीछे जाती है और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना आइजन सामा का असली मकसद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे के एपिसोड देखने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। और उस होलो को काबू कर सको, अपनी तलवार उड़ाओ, अपनी तलवार उठाओ और सारे दुश्मनों को काट डालो।